पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक देखा था, उसमें हम लोगों ने बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है ये चीज़ देखा था। इसके बाद हम लोगों ने उसमें आउटलेट रूल कंप्लीट किया था, वैलेंसी कंप्लीट किया था, वैलेंसी में कोवैलेंसी क्या होती है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। आज जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। अब अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर हम देखें कि कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड अगर हम देखें तो किसके बीच में फॉर्म्ड होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये चीज़ देखें, तो अगर हम देखें तो क्या है, अगर हम देखें तो क्या है, अब अगर हम देखें तो कोवैलेंट बॉन्ड में अगर हम देखें इट इज बॉन्ड, ये मतलब इट इज बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू नॉन मेटल। बेसिकली अगर हम देखें तो कोवैलेंट बॉन्ड जो मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, नॉन मेटल बनाते हैं जनरली। इट इज बॉन्ड फाउंड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग। बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्या होती है, एक म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की। बेसिकली अगर हम देखें टू एटम्स, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, टू एटम्स के इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो अगर हम देखें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स के बीच जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है उससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, मान लो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एटम ये मान लेते हैं, यहाँ पे ये इसका यहाँ पे अगर मान लेते हैं न्यूक्लियस हो गया, ठीक। और ये अगर हम देखें तो इसके सराउंडिंग में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और एक एटम अगर हम मान लेते हैं ये हो गया, ठीक। ये एटम्स ए मान लेते हैं, ये एटम हम बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखें इसका ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन इसमें कैसे हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें इस तरीके से, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ए और बी के बीच में, यहाँ पे क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, इट इज बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल जो शेयरिंग हो रही है वही बिटवीन टू एटम्स के बीच, वही उससे जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता क्यों है। तो अगर हम ये चीज़ देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूक्लियस में अगर हम देखें तो प्रोटॉन होंगे और यहाँ पे न्यूट्रॉन होंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसके बेसिस पे अगर हम एक ग्राफ को समझें कि ग्राफ इसका क्या कहता है, तो उस ग्राफ को अगर हम समझें तो वो कैसे होगा। अब अगर हम देखें यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं। इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ले रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किसके बीच की है, तो ये अभी हम देखेंगे एटम्स के बीच में। बेसिकली अगर हम देखें जो टू एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वही हमारी क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरफ क्या है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी तरफ क्या है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर हम देखें
तो यहाँ पे अगर हम देखें, मान लो यहाँ पे दो एटम्स हैं, एक एटम ये है, एक एटम ये है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एटम्स के बीच में अभी सेपरेशन है, तो हम यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे क्या है, सेपरेशन बोल देंगे। इसके बाद देखेंगे जब ये दोनों एटम्स जब पास आएंगे तो यहाँ पे एक कंडीशन ऐसे देखने को मिलेगी कि यहाँ के बीच में, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दो दो चीज़ें हो रही होंगी। इनके बीच में अगर हम देखें तो अट्रैक्शन फोर्स भी रहा होगा और रिपल्सन फोर्स भी रहा होगा। जाहिर सी बात है, अभी हम समझेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें जो एफ है, इनके बीच में अगर हम देखें कि अट्रैक्शन फोर्स किसके किसके बीच लग रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें एफ ए, मतलब यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और यहाँ पे अगर हम देखें रिपल्सन फोर्स किसके बीच एग्जिस्ट हो रहा है, तो रिपल्सन फोर्स अगर देखें तो किसके बीच में, रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके बीच में यहाँ पे ये अगर हम आइटम मानते हैं तो यहाँ पे इसका क्या है, न्यूक्लियस रहा होगा। तो न्यूक्लियस के बीच में तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे भी इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी इसका न्यूक्लियस है, इस एटम्स के बीच में। तो एक समय तक अगर हम देखें तो यहाँ पे जब कुछ दूरी पे रहे होंगे तो ना तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, ना तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा। जब ये एक दूसरे के पास आए तो यहाँ पे बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा होगा इनके बीच में। जो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा, और यहाँ पे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में भी यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा। बट यहाँ पे क्या ओनली फोर्स ऑफ रिपल्सन है, नहीं, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्योंकि अगर हम देखें न्यूक्लियस पे यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन पॉजिटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, एक समय ये सिचुएशन आएगी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन को कंपनसेट कर देगा। इसके बाद अगर हम देखें, अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये अगर हम देखें यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे एटम्स इतने पास आ जाते हैं कि ये एक दूसरे से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। इनके बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहीं से क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, इन दो इलेक्ट्रॉन, ये इन दोनों एटम्स के बीच में यहाँ पे क्या है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर यही हमारी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। अगर हम देखें तो यही हमारी क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। तो ये जो है बेसिकली अगर हम देखें, ये जो है यही हमारी क्या है, बॉन्ड एनर्जी यही हमारी क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। तो यही मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो देखो दो एटम्स किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन, हम जाहिर सी बात है अगर हम देखें, देखो बॉन्ड एनर्जी इस एक्सिस के ऊपर देखें तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एनर्जी होगी, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होगी। उसने अपनी एनर्जी को यहाँ पे क्या मिनिमाइज कर दिया, तभी जाके वो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाए। ठीक, ये अगर हम देखें तो हमें पता है, एक रिलेशन भी पता है कि जो स्टेबिलिटी होती है, वो प्रोपोर्शनल टू होती है 1/, अब यानी कि 1/, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें वो पोटेंशियल एनर्जी की कैसी होती है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की कैसी होती है, स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज हो गई, तभी जाके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करके अपने आप को कैसे कर लिया, अपने आप को एटम्स ये स्टेबलाइज कर लिया। और स्टेबलाइज भी कैसे किया, तो यहाँ पे उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना के फॉर्मेशन किया है। अब ये भी हमें पता है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारा एक ग्राफ था।
इसके आगे में क्या पढ़ना है, अगर हम देखें जो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by overlapping between two between unpaired electron containing orbitals of valence shell. Belonging to either same or different shell. ये चीज अगर ये तो हम बेसिकली अगर देखें कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग बिटवीन टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल्स बिलोंग टू आइदर सेम सेल, वो सेम सेल की भी हो सकती है, डिफरेंट सेल की भी हो सकती है। ये भी हम देखेंगे किस तरीके से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, उससे ही हमारा क्या है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम देखें तो बेसिकली अगर हम इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ, अगर देखें कि कौन कौन फैक्टर है जिसपे कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या है डिपेंड करती है, तो यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इस पे अगर हम देखें तो जितना ज़्यादा बढ़िया से ओवरलैपिंग हो जाएगा ऑर्बिटल्स के बीच में, उतना ज़्यादा उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, और अगर देखें साइज के कैसा होगा, तो साइज के यहाँ पे कैसा होगा यानी क्या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर साइज बड़ा हो जाएगा तो बॉन्ड की एक्सटेंट, जो बॉन्ड की अगर हम देखें बॉन्ड वीक पड़ जाएगा। ठीक, ये चीज़ हम समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें डायरेक्शनल नेचर पे डिपेंड करता है, तो डायरेक्शनल नेचर की कैसे होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें डायरेक्शनल नेचर की यहाँ पे क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। और ये डायरेक्शनल नेचर किसके लिए देखेंगे, तो ये देखेंगे फॉर सेम सेल, अगर वो सेम सेल में है तब उसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अब यहाँ पे एक एक फैक्टर पे हम बात करेंगे कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस तरीके से इस पे यहाँ पे क्या है डिसाइड करती है। Extent of overlapping depend upon, अब ये किस पे डिपेंड करती है, तो सबसे पहले अगर हम देखें डायरेक्शनल नेचर पे डिपेंड करती है। अगर हम पहली बात करें तो यहाँ पे किस पे डायरेक्शनल, ये क्या है डायरेक्शनल नेचर पे भी यहाँ पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमें पता है कि अगर हम इस ऑर्बिटल्स की बात करें तो वो कैसा होता है नॉन डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पे अगर एस ऑर्बिटल्स की बात करें, एस ऑर्बिटल्स कैसा होता है नॉन डायरेक्शनल होता है। मीन्स अगर हम देखें तो कैसा होता है स्फेरिकल होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एस ऑर्बिटल होता है ये कैसा होता है नॉन डायरेक्शनल होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कैसा होता है नॉन डायरेक्शनल होता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो हमेशा स्कैटर्ड फॉर्म में होगी। तो हम यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी स्कैटर्ड फॉर्म में होगी।
यहाँ पे अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्कैटर्ड फॉर्म में होगी। अगर यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स की बात करें तो पी ऑर्बिटल्स कैसा होता है, पी ऑर्बिटल्स अगर हम देखें तो पी ऑर्बिटल्स कुछ इस टाइप में होता है। अगर हम देखें तो पी ऑर्बिटल्स किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। ये क्या होगा, ये हमारा पी ऑर्बिटल्स होगा। तो ये बेसिकली ये कैसा नेचर होगा, ये नॉन डायरेक्शनल है। अगर हम देखें तो ये क्या है, पी ऑर्बिटल्स। ये अगर हम देखें तो ये कैसा होगा, ये नॉन डायरेक्शनल है। जो एस ऑर्बिटल्स है ये कैसा होगा, डायरेक्शनल होगा। और ये यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो हमेशा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक, ये चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि जो पी ऑर्बिटल्स, अगर ये पी ऑर्बिटल्स ये है और इसी तरीके से अगर एक पी ऑर्बिटल्स और होगा तो उसके बीच में अगर एक और हो तो उसमें अगर हम देखें उनके बीच में ओवरलैपिंग बढ़िया होगी। ओवरलैपिंग बढ़िया होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या है, ज़्यादा होगी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे एक रिलेशन बना सकते हैं कि जो पी ऑर्बिटल्स है पी के बीच में जो होगा, इनके बीच में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पे अगर ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, एस ऑर्बिटल्स और पी ऑर्बिटल्स के बीच में होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो एस और एस ऑर्बिटल्स के बीच में यहाँ पे क्या होगा, ये किसका ऑर्डर है, ये अगर हम देखें तो ये हमारा ओवरलैपिंग का ऑर्डर है। ठीक, ये अगर हम यहाँ पे क्या है, और ये किसके लिए वैलिड है, ये फॉर सेम सेल के लिए ही यहाँ पे क्या है, वैलिड है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये चीज समझ सकते हैं कि जो डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स है ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप extent of overlapping as compared to non-directional as compared to non-directional orbitals। ये चीज़ हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स है ग्रेटर एक्सटेंट, जाहिर सी बात है। जो जैसे पी ऑर्बिटल है, अगर हम देखें यहाँ पे अगर एक पी ऑर्बिटल्स है, इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे भी एक पी ऑर्बिटल्स है, तो इन पी ऑर्बिटल्स के बीच में नंबर ऑफ एक्सटेंडिंग, यहाँ पे अगर देखें इनके बीच में ओवरलैपिंग बढ़िया होगा। ओवरलैपिंग अगर जो बढ़िया होगा, अगर इनके बीच में ओवरलैपिंग बढ़िया हो रहा है तो जहाँ पे इनकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें डायरेक्शनल ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, तो इसकी वजह से हम ये बोल पा रहे हैं कि जो डायरेक्शनल ऑर्बिटल होती है ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, इनके बीच में क्या होती है, ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होने की कंडीशन होती है एज कम्पेयर टू नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स। नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स कैसा होता है, जो एस ऑर्बिटल्स होता है वो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स होता है। ठीक, तो ये चीज़ हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं। अब अगर हम देखें कि नेचर ऑफ ओवरलैपिंग की, ओवरलैपिंग होते किस तरीके से हैं, अगर उनके बीच में अगर हम देखें नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, अगर नेचर और ओवरलैपिंग की बात करें तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन ओवरलैप भी बोल सकते हैं। हेड ऑन ओवरलैप भी यहाँ पे बोल सकते हैं। अब ये किसके बीच में होगा, एलॉन्ग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किसके एलॉन्ग होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें एलॉन्ग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस,
ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के यहाँ पे क्या एलॉन्ग होगा। अगर हम देखें देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये भी बताएंगे किस तरीके से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे और उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके ही मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम देखें इस टाइप, यहाँ पे अगर हम देखें इस टाइप ओवरलैपिंग। अब बेसिकली अगर हम देखें जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होता है, अगर ये देखो ये यहाँ पे अगर हम देखें जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होता है इनके बीच में एस टाइप ही ओवरलैपिंग होती है। जैसे अगर हम देखें एक यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और इसके बीच में अगर देखें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक। तो इनके बीच में अगर हम देखें जब ये दो ऑर्बिटल्स इस तरीके से ओवरलैप कर जाएंगे, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो इस तरीके से ये अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन इस तरीके से यहाँ पे क्या है हो जाता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे sp और यहाँ पे sp ओवरलैप की बात करेंगे। ये तो एस टाइप ओवरलैप था। अब यहाँ पे अगर हम sp ओवरलैप की बात करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम sp ओवरलैप अगर sp ओवरलैप की बात करें तो यहाँ पे हमारा एक ऑर्बिटल क्या हो जाएगा s हो जाएगा। इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है एक ऑर्बिटल हमारा क्या है ये है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें एक हमारा क्या है p ऑर्बिटल्स है। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है p ऑर्बिटल्स है। और इनके बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है ये हो जाएगा। इसके बीच में अगर हम देखें तो sp ओवरलैप जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो एक ये यहाँ पे ये s ऑर्बिटल्स है और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये p ऑर्बिटल्स है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p ऑर्बिटल। तो ये हमारा जो होगा ये क्या होगा sp ओवरलैप। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा sp ओवरलैप, ठीक। ये हमारा क्या है s ऑर्बिटल्स है, ठीक। और ये हमारा क्या है p ऑर्बिटल्स है, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो pp ओवरलैप कैसे होता है, ये तो sp ओवरलैप हो गया। इसके बाद अगर हम समझे यहाँ पे क्या है pp ओवरलैपिंग कैसे होती है, p ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स के बीच की ओवरलैपिंग कैसी होती है, तो उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे pp ओवरलैप। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक ऑर्बिटल्स हमारा p ऑर्बिटल्स ये है। अब देखो sp का अगर हम एग्जांपल दें तो यहाँ पे देखो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था sp ऑर्बिटल, तो यहाँ पे क्या sp ओवरलैप जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो अभी हम लोगों ने जो इसके पहले देखा sp ओवरलैप, तो उसके अगर हम देखें तो जो यहाँ पे HF बनता है। इसी तरीके से अगर हम देखें जो HCl बनता है वो उसके एग्जाम्पल हैं। देखो यहाँ पे s ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन का होगा, यहाँ पे भी s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का होगा, जो p ऑर्बिटल होगा वो फ्लोरीन का होगा और यहाँ पे p ऑर्बिटल जो होगा क्लोरीन का होगा। तो sp ओवरलैप के जो एग्जाम्पल होंगे वो यहाँ पे क्या हो सकते हैं HF हो सकता है और यहाँ पे HCl हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम pp ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से देखें किस तरीके से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और उसमें कोवैलेंट बॉन्ड का बेसिकली ओवरलैपिंग क्या है, अगर हम देखें तो ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप कर जाते हैं तो ओवरलैप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सटेंड कर रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे अगर हम देखें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन तो दोनों है, बट वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन की तुलना में। उसी की वजह से बेसिकली अगर हम देखें जो बॉन्ड है, बॉन्ड क्या है म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ही तो है। उसी की वजह से यहाँ पे क्या है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक p ऑर्बिटल्स ये देखें, अब यहाँ पे अगर हम देखें इनकी वजह से यहाँ पे जो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्या है pp ऑर्बिटल का यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा। इसके बहुत बढ़िया एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे अगर हम देखें फ्लोरीन है, अगर हम देखें फ्लोरीन है, इसी तरीके से क्लोरीन है, ब्रोमीन है और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है आयोडीन है I2। यहाँ पे ये चीज़ हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्या है देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कोलैटरल ओवरलैपिंग भी होती है और साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। उससे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे क्या है वो चीज़ हम यहाँ पे क्या समझ लेते हैं। ये तो हेड ऑन ओवरलैपिंग थी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोलैटरल या फिर इसी को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं,
इसी से क्या बनता है, पाई बॉन्ड का यहाँ पे क्या है फॉर्मेशन होता है। इसी से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड का यहाँ पे क्या है फॉर्मेशन होता है। ये क्या होता है, ये अगर हम देखें तो इनके बीच की जो ओवरलैपिंग होती है ये क्या होती है, परपेंडिकुलर टू इंटरमोलिकुलर एक्सिस। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू इंटरमोलिकुलर एक्सिस। ये अगर हम देखें तो कैसा होता है, पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो चीज़ हम यहाँ पे अगर समझें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ऑर्बिटल हमारा पी ऑर्बिटल ये हो जाएगा, एक पी ऑर्बिटल हमारा ये हो जाएगा, और इन्हीं के बीच में यहाँ पे इस तरीके से अगर हम देखें, यहाँ पे अगर देखें तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, और इसी की वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से अगर हम देखें तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। अगर हम देखें तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड का यहाँ पे क्या है फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो जाता है। और इन दो यहाँ पे जो होता है ये हमारा एक नोडल प्लेन होता है। क्या होता है, नोडल प्लेन। अब अगर हम देखें तो ये जो नोडल प्लेन होता है, क्या होता है नोडल प्लेन, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि पॉसिबिलिटी, यहाँ पे अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन पाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो जीरो होती है। तो हम यहाँ पे अगर नोडल प्लेन का मतलब यहाँ पे अगर हम समझें तो यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो यहाँ पे नोडल प्लेन क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी हो क्या है, जीरो है। तो नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन बेसिकली ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं है, तो आप ये समझो कि नोडल प्लेन होता है। ठीक, ये चीज़ हम यहाँ पे समझे। इसके बाद अगर हम देखें पी पाई ओवरलैपिंग, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, ये तो हमने क्या देखा, पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब पी ऑर्बिटल्स और पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तब जाके वहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और उस तरीके से अगर हम देखें तो वहाँ पे पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। ठीक, अब अगर हम देखें यहाँ पे पी पाई और यहाँ पे अगर हम देखें डी पाई ओवरलैप, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग यहाँ पे कैसी होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पी ऑर्बिटल्स ऐसा होता है, प्लस यहाँ पे अगर हम देखें डी ऑर्बिटल्स, यहाँ पे अगर हम देखें डी ऑर्बिटल हमारा ये बन जाता है। इनके बीच में जब साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाती है तो उससे हम यहाँ पे एक जो बॉन्ड बनेगा वो वहाँ पे क्या बनेगा, पी पाई डी पाई ओवरलैप से यहाँ पे क्या है, पी पाई डी पाई बॉन्ड का यानी क्या फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से अगर देखें डी पाई ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है, तो यहाँ पे अगर हम देखें डी पाई ओवरलैपिंग, अब यहाँ पे अगर हम देखें डी पाई ओवरलैप, डी पाई ओवरलैप में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखें एक डी, ये इनके बीच में जब ओवरलैपिंग हो जाती है डी पाई डी, मतलब यहाँ क्या डी ऑर्बिटल्स के बीच में जब ओवरलैपिंग हो जाएगी तो डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो इस पर क्या है, कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो एक बार यहाँ पे क्या देख लेते हैं। इनमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे अगर दे दे तो यहाँ पे अगर पूछा जाए, यहाँ पे जैसे 1s, इसी तरीके से अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे क्या है 2s और 3s। अब पूछा जाए इनमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे ओवरलैपिंग किस में होगी और इसका ऑर्डर डिफाइन करो, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या 1s के बीच में ओवरलैपिंग होगी। इसके बाद अगर हम देखें 2s के बीच में ओवरलैपिंग होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो 3s के बीच यहाँ पे क्या है ओवरलैपिंग होगी। इसी तरीके से अगर हम देखें
जैसे यहाँ पे क्या है 1s 2p 1s 3p 1s 4p। इनके बीच में अगर हम देखें कि सबसे अब यहाँ पे ओवरलैपिंग यानी क्या स्ट्रेंथ, इनका ओवरलैपिंग का स्ट्रेंथ क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा देखें यानी क्या 1s 2p के बीच में सबसे ज़्यादा यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। इसके बाद देखें 1s 3p के बीच में सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी। इसके बाद अगर हम देखें 1s 4p के बीच में यहाँ पे क्या ओवरलैपिंग होगी। इसके बाद अगर एक ऑर्डर देखें यहाँ पे क्या है 2p 2p ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पे अगर देखें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2p इसी तरीके से अगर हम देखें 2s 2p 2p तो हो गया है। ये रहने देते हैं 1 मिनट। ठीक, इसमें यानी क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो हम लोगों ने समझा कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखें सबसे पहले अगर प्रॉपर्टीज अब यहाँ पे इनके फिजिकल स्टेट की बात करें तो यहाँ पे क्या है फिजिकल स्टेट। तो यहाँ पे अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें जनरली यहाँ पे अगर हम देखें तो जो कोवैलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बनाते हैं वो जनरली क्या होते हैं, गैसेस होती हैं। अगर हम देखें तो क्या होती हैं, अगर हम देखें तो जनरली वो क्या होती है गैसेस या लिक्विड। जनरली गैस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, या सॉफ्ट सॉलिड हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सॉफ्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक, ये चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्या होता है कि ये गैस जो कोवैलेंट बॉन्ड को अगर हम देखें तो जनरली क्या होते हैं गैस होते हैं, लिक्विड होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। अगर इसका रीजन समझें तो रीजन ये है इनके बीच में जो होता है कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वंडर वाल फोर्स। ठीक, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कोवैलेंट molecules are held together वंडर वाल फोर्स। इसीलिए यहाँ पे देखें तो ये गैसेज होते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, सॉफ्ट सॉलिड हो सकते हैं, रूम टेम्परेचर। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें जैसे CO2 मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे CO2 क्या है गैस है, तो CO2 अगर हम देखें तो इनके बीच में भी क्या होते हैं वंडर वाल फोर्सेज ही यहाँ पे क्या होती हैं। इसीलिए यहाँ पे ये गैस फॉर्म में यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करती है। ठीक, ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसके बाद अगर हम देखें तो इनके फिजिकल स्टेट में अगर हम देखें तो इनकी जो फिजिकल स्टेट में अगर हम देखें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर डिसाइड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन केस ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड जो होते मतलब जो भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उनके जो फिजिकल स्टेट होती है, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वो ये डिसाइड करती है कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर वीक फोर्स है तो जाहिर सी बात है उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो फिजिकल स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट, जैसे अगर मैं बात करूँ मेल्टिंग पॉइंट एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बॉइलिंग पॉइंट, आर डिसाइडेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर
intermolecular force in case of covalent compound. Intermolecular force in case of covalent कंपाउंड। जैसे इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर हम देखो तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जैसे यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें, और यहाँ पे एसिटीन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो फ्लोरीन और क्लोरीन होती हैं, ये बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो ब्रोमीन होता है ये अगर हम देखें तो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं तो देखो फिजिकल स्टेट किस तरीके से चेंज हो रही है। और यहाँ पे आयोडीन और जो एसिस्टीन होता है, ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्या है, सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब अगर हम देखें तो सरफेस एरिया, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप जाने पे, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ मॉलिकुलर वेट जो है, ये भी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे मॉलिकुलर वेट यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो रहा है। बट अगर इसकी वजह से देखें तो देखो पहले गैस है, फिर देन लिक्विड है, देन सॉलिड है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे जो वंडरवाल फोर्स है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे हमें वंडरवाल फोर्स यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। कुछ यहाँ पे क्या है, बहुत यहाँ पे क्या है, गेंट नेट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहाँ पे वो काफ़ी सॉलिड होते हैं। जो उनके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं बट वो काफ़ी सॉलिड होते हैं उनके। अगर एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो ये बनाते क्या हैं, ये क्या बनाते हैं, 3D क्रॉस एंड स्ट्रक्चर। एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं और हाई इनकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो अगर देखें एक्सट्रीमली हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, जैसे इसमें अगर इसका पहला एग्जांपल देखें तो जैसे यहाँ पे क्या है, डायमंड है। इसके बाद अगर देखें डायमंड में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो नॉर्बिल होता है, जिसे हम B4C से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो ये क्या है, नॉर्बिल। यहाँ पे अगर देखें इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, इस यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, कार्बोरेंडम जिसे बोलते हैं, ये भी कोवलेंट, कार्बोरेंडम। इसी तरीके से अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे क्या है, SiO2 होता है, ये जो बेसिकली क्या होता है, सिलिकेट। ये भी यहाँ पे क्या है, कोवलेंट बॉन्ड ही यहाँ पे क्या बनाते हैं। बट ये अगर हम देखें तो ये एक्सेप्शन, ये क्या है, एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं और यहाँ पे क्या हाई, यहाँ पे क्या मेल्टिंग पॉइंट भी यहाँ पे इनकी यहाँ देखने को मिलती है। अब बेसिकली अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड में बेसिकली ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूँ, देखो डायमंड हो गए, ग्रेफाइट भी यहाँ पे इसका बढ़िया एग्जांपल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट में अगर हम देखें तो ग्रेफाइट में क्या होता है, अगर हम देखें एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट में क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं और यहाँ पे अगर देखें तो इनके बीच में क्या होता है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से अगर देखें तो एक लेयर्ड यहाँ पे क्या है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, ये होता है। इनके बीच में अगर देखें तो इस तरीके से ये क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, होता है। इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें और इनके बीच में ये जो होते हैं, ये अगर हम देखें तो यही क्या है, वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ग्रेफाइट होते हैं इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी होते हैं। अगर हम देखें ग्रेफाइट क्या होते हैं, इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। बिकॉज अगर हम देखें तो इनके बीच में क्या है, वंडरवाल फोर्सेस यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इनकी यहाँ पे ग्रेफाइट और डायमंड में अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें,
अब यहाँ पे अगर ग्रेफाइट, और यहाँ पे अगर देखें डायमंड, इसमें हम किसकी तुलना कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो ये किसकी ज़्यादा होती है? ग्रेफाइट की यहाँ पे क्या है? ज़्यादा होती है। इसी तरीके से अगर हीट कंडक्टिविटी की देखें तो डायमंड की ज़्यादा होती है। अब अगर देखें यहाँ पे क्या है? डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये यहाँ पे क्या तो किसकी कंपेयर कर रहे हैं? हीट कंडक्टिविटी। देखो ये दोनों अलग अलग हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग है, हीट कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या है? अलग है। तो ये किसकी ज़्यादा होती है? ये डायमंड की ज़्यादा होती है। ये देखने को यहाँ पे क्या मिलती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होती है, एक बार हम यहाँ पे क्या समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम देखें तो जनरली जो कोवेलेंट, यहाँ पे अगर हम देखें जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं? दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज द बॉन्ड इज नॉन आयोनाइजेबल होता है इनका। अगर हम देखें बिकॉज अगर हम देखें तो क्यों होता है? अगर देखें तो बॉन्ड इज नॉन आयोनाइजेबल। ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे क्या है, कुछ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या है? गुड, हम क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। यहाँ पे देखें कौन कौन, यहाँ पे अगर देखें कौन यहाँ पे क्या है? गुड गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इसमें अगर सबसे पहले अगर हम देखें डायमंड, इसी तरीके से अगर हम देखें सोडियम एज ए सॉलिड के फॉर्म में, इसी तरीके से अगर हम देखें NaCl एज ए सॉलिड के फॉर्म में, इसी तरीके से अगर हम देखें ग्रेफाइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डायमंड, अगर हम देखें तो डायमंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो शो या मतलब गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो शो नहीं करता है। ठीक। अगर हम देखो ये अगर हम देखें सोडियम सॉलिड है तो ये एक तरीके से क्या है? मेटल है। और जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये क्या होगा? ये कंडक्टिविटी, यहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। NaCl सॉलिड अगर हम देखें तो NaCl सॉलिड नहीं करेगा। NaCl सॉलिड क्योंकि ये क्या है? ये बेसिकली अगर हम देखें तो आयंस के फॉर्म में होगा और ये 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। ग्रेफाइट शो करता है, ये चीज़ हम लोगों ने देखा था, क्योंकि ग्रेफाइट में ही क्या होता है? अगर हम देखें यहाँ पे क्या है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसी की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या है? शो होती है। ठीक।